प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं 10th मैथ्स की 1.3 एक्सरसाइज की। अब इस पर हमें सिद्ध करना है कि कोई भी हमें संख्याएं दी होंगी, हमें ये बताना होगा कि आपको सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं। वो जो संख्या होंगी हमारे पास, उसमें कुछ पार्ट परिमेय संख्याओं का भी होगा और कुछ पार्ट हमारे पास जो है अपरिमेय संख्याओं का भी होगा। और हमें जो है उन दोनों की हेल्प से इस तरह से काम करना होगा कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि वो जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, वह जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसमें कि हम आगे पहले एक्सरसाइज पे जाए तो हम कुछ बेसिक चीज पढ़ लेते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। आप सिर्फ अब यहाँ पर जो है उनसे रिलेटेड फॉर्मूला देखिए। अगर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है तो इन दोनों का जो योगफल होता है वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ऐसे ही इनका अगर अंतर है तो वह भी हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं तो भी इसका जो गुणनफल आएगा वह अपरिमेय ही आएगा। और अगर इसको हम भाग करेंगे, एक परिमेय को एक अपरिमेय से भाग करेंगे या एक अपरिमेय को हम एक परिमेय से भाग करेंगे, तब भी इसका भागफल हमेशा जो है एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपके पास एक अपरिमेय संख्या है और दूसरी संख्या भी आपके पास अपरिमेय है, तो भी इसका जो योगफल आएगा वह एक अपरिमेय ही आएगा। और अगर इसका अंतर है तो वह भी हमारे पास जो है अपरिमेय ही आएगा। और परिमेय का परिमेय के साथ तो हमेशा जो है क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। ठीक है, इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की चीजें। तो हालांकि और भी फॉर्मूले हैं कि एक अपरिमेय को हम एक अपरिमेय यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे तो क्या होगा। तो वहां पर आपके दोनों केस बनते हैं। अगर दो अपरिमेय संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं तो आपको गुणनफल जो है अपरिमेय भी मिल सकता है, परिमेय भी मिल सकता है। अब बात इस पर निर्भर करती है कि आपके पास जो अपरिमेय संख्या दी है दोनों वो किस रूप में दी है। सपोज आपके पास पहली अपरिमेय संख्या 2√3 दी होगी और दूसरी अपरिमेय संख्या आपके पास √3 दी होगी। अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको जो है 6 मिलेगा। अगर आपको जो है ये 2√3 दिया है, ये आपको √6 दिया है, तो आपके पास ये कैसा मिलेगा, तो ये आपके पास जो है यानी कि 2√18 मिलेगा। 18 को आप हल करेंगे तो 9 तो 18 होता है, यानी कि 6√2 आपको मिल जाएगा। तो उस केस में आपके पास परिमेय मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो संख्याएं दे रखी हैं दोनों अपरिमेय, वह आपको जो है कैसी दे रखी हैं। समझ में आई बात। तो यानी कि अगर दो अपरिमेय संख्या हो गुणनफल हमारे पास है, वो हमारे पास परिमेय भी हो सकता है और वो हमारे पास जो है अपरिमेय भी हो सकता है। अगर सेम है, रूट के अंदर सेम वैल्यू है, तो उनका गुणनफल हो या उनका भागफल हो, हमेशा वह जो है क्या होगा, परिमेय ही होगा। लेकिन अगर इस तरह से यानी कि दोनों रूट पर अलग अलग नंबर्स हैं तो उनका जो गुणनफल है या उनका जो भागफल है वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो इतनी बातें आपने दिमाग पर रखनी है कि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो उन दोनों का योगफल, उन दोनों का जो अंतर है वह क्या होगा, उनका गुणनफल, उनका भागफल क्या होगा। और अगर दोनों अपरिमेय संख्या है उनको आप जोड़ में घटा रहे हो तो हमें क्या मिलेगा। और इस तरह केस अगर दो अपरिमेय संख्याओं को आप गुणा कर रहे हो या दो अपरिमेय संख्याओं को हम भाग दे रहे हैं, तो किस केस में वह जो है एक परिमेय संख्या बन सकती है और किस केस में वह जो है अपरिमेय संख्या बन सकती है। ये सारी चीजें आपके जो है दिमाग पे आनी चाहिए, यानी कि अच्छे से आपकी बात दिमाग पे जो है आ जानी चाहिए। क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में होगा तो आगे हम जो है कुछ काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं उसको। अब आगे हम चलते हैं। यहां पर आपके पास आधारभूत प्रमेय की ही एक अन्य प्रमेय है। वह प्रमेय ये कहती है कि यदि
ए स्क्वायर कोई संख्या है, अगर ए स्क्वायर पी से विभाजित है, पी से विभाजित है, तो ए भी पी से विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा आप इस पर। तो ए भी पी से विभाजित होगा, अर्थात पी ए का एक गुणनखंड होगा। समझ रहे बात? कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर कोई ए स्क्वायर है, अगर उस ए स्क्वायर में पी का भाग जा रहा है, तो ये प्रमेय हमसे ये कहती है कि जो ए संख्या होगी उसमें भी पी का भाग जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो हम ये बोल देंगे कि जो पी है वह जो है ए का क्या है, एक गुणनखंड। तो इसी चीज का जो है यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले बता दिया। इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे कि आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास हो सकते हैं बोर्ड की दृष्टि से, इसमें से जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपलसरी ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो 1.1 में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और 1.3 में आपके पास जो क्वेश्चन हैं, इनमें से दोनों क्वेश्चन आपके पास आते हैं, दोनों अथवा में आते हैं और 3 मार्क्स में आपसे जो है ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं, यानी किस किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि दिखाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6, √7 लाइक सेम वे। एक तो हमारे पास ये टाइप होता है, इसको हमें अपरिमेय दिखाना होता है। दूसरा हमारे पास जो है कुछ ऐसा टाइप होता है 1/√2, 1/√3, 1/√5 लाइक दिस वे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास होता है जैसे 2 + √3 हो गया, या हमारे पास √3 - 2 हो गया। ठीक है, या हमारे पास जो है आपके पास 2√2 - 1 हो गया, या हमारे पास जो है 2√3/5 हो गया। इस टाइप से कुछ भी ये बोल सकते हैं, √2 जो है हमारे पास जो है 3 हो गया। इस टाइप की जो भी चीजें होंगी, तो इस टाइप क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है सारे जो है इसमें आते हैं। तो अगर एक कंसेप्ट को आप समझ लें, थोड़ी सी चीज आप समझ लें, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने जो है आपके लिए काफी आसान होते हैं। आपको जो है समस्याओं का सामना आपको जो है ना के बराबर करना पड़ता। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूँ, एक छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे तो आसानी से जो है बन जाएंगे। तो पहले हम जो पहले टाइप क्वेश्चन में बात करते हैं, फिर दूसरे फिर इस टाइप के क्वेश्चन की हम जो है रिस्पेक्टिवली बात करते चले जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी थे फर्स्ट लाइन के, ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज जो आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि आपके एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, आपको सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब इसको हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो हमें जो है जो एजम्पशन लेनी पड़ती है वो इसकी अपोजिट लेनी पड़ती है। यानी कि हमें जो है यहाँ पर एक कल्पना करनी पड़ती है। वो हम ये कल्पना करते हैं कि माना हम ये मान के चलते हैं कि जो √, यानी कि जो भी नंबर हमें दिया होगा, हमें पता होगा कि अपरिमेय, क्योंकि आपको मैंने बता दिया किस किस केस में अपरिमेय है। ठीक है, चाहे वो √5 + 3 हो जाए या √5 × 3 हो जाए, तो हमेशा क्या होगा, या √5/3 हो जाए, तो हमेशा क्या होगा, वो अपरिमेय ही होगा। तो हमेशा हम पहला स्टेप ये मान के चलेंगे कि माना ये जो नंबर हमें दिया है ये कैसा है, परिमेय है। ठीक है, तो हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा हम कैसे सिद्ध करते हैं। पहला में हर किसी क्वेश्चन में ये लिखेंगे, माना √5
एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आपको क्या पता है, आपको ये बताया कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो क्या कहते हैं हम, किसे परिमेय संख्या कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम p/q के रूप में लिख पाए। तो हम लिख लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात क्या कहेंगे हम, अर्थात हमारे पास हो जाएगा √5 बराबर p/q। ठीक हो गया। अब यहां पर हम थोड़ा सा काम करते हैं। हमने लिख दिया √5 बराबर p/q, तो इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं √5q बराबर p। अब ये जो हमारे पास संबंध बन गया इसको समीकरण 1 कह देते हैं। और अब हम लिखते हैं कि समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों ओर, आप ध्यान देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, √5 इंटू क्यू, इसका स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, आपने अपनी प्रीवियस में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास जो है ए बी है, इसका वर्ग होता है तो इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं a वर्ग गुणा b वर्ग। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, √5 इंटू क्यू है, इसका वर्ग। तो जो रूट है वो सिर्फ 5 में, ये क्यू में रूट नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप करेंगे √5 का वर्ग गुणा क्यू का वर्ग। तो √5 वर्ग क्या आएगा, 5 आएगा, और क्यू वर्ग कितना आएगा, क्यू। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5q² इंटू क्या हो जाएगा आपके पास p²। तो यहां से एक काम और कर लेते हैं, q² क्या हो जाएगा हमारे पास p² 5। समझ रहे बात? अब यानी कि इसको हमने भाग दिया है, ये हमारे पास परफेक्ट नंबर आ जा रहा है q²। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, इसको समीकरण 2 कहते हैं यहां पर को, और हम लिखेंगे चूंकि p² कॉमन आएंगे हम 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। ये मैं नहीं कह रहा है, प्रमेय कह रही है आपकी, और मैं पहले बता चुका हूं कि प्रमेय क्या कहती है। अतः पी भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात 5 p का एक गुणनखंड है। ठीक हो गया। अब इससे पहले मैं एक बात आपकी क्लियर कर दूं कि हम आखिर करने क्या जा रहे हैं, हमें करना क्या है, और कहां से हमारा जो मानना है वो मानना गलत हो जाएगा। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग कहां से करी, हमने ये कहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो वहां पर जो p और q होते हैं हमारे पास, उस p और q का जो है, ये दोनों p क्या होते हैं, ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। कई संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं, और जो संख्याएं अभाज्य होती हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक सार्वगुणनखंड होता है। कितने सार्वगुणनखंड होते हैं उसके, एक सार्वगुणनखंड होता है, और जो एक सार्वगुणनखंड होता है वो कितना होता है, वो सिर्फ जो है 1 होता है।
दो बातें मैंने बोली। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इस केस में जो p और q होते हैं वो दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अगर ये दो संख्याएं अभाज्य हैं तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य गुणनखंड होगा, और वह होगा क्या होगा? एक, यानी कि सारा गुणनखंड क्या होगा? एक। अब हम करेंगे क्या? अब हम यहां से इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसका हम जो है यहाँ पर p और q का हम जो है एक के अतिरिक्त एक अन्य और सार गुणनखंड निकाल देंगे, और जो ही हम जो है p और q का एक के अतिरिक्त एक अन्य सार गुणनखंड निकाल देंगे तो हम तुरंत ये बोल देंगे कि हमने जो कल्पना करी थी क्या कि यह जो है p बट्टे q का रूप में लिखा सकता है, तो वह जो है नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि हमने जो है p और q का जो है एक के अतिरिक्त एक अन्य सार गुणनखंड निकाल दिया है। तो वहीं पर हमारी कल्पना क्या हो जाएगा, यानी जो हमने माना है उसका क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। विरोध हो जाएगा मतलब हमारी जो कल्पना थी वह जो है गलत सिद्ध हो जाएगी, और यह सिद्ध हो जाएगा कि यह जो संख्या हमारे पास है यह परिमेय ना होकर कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और वही हमारे जो है क्या है? टारगेट में। बात आ गई समझ में? फिर से बात रिपीट कर रहा हूं। हमें करना क्या? हमें ये करना है कि हमें इस जो एक क्वेश्चन है इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है कि हमें जो है p और q का जो है एक के अतिरिक्त एक अन्य सार गुणनखंड निकाल देना है, क्योंकि एक तो उसमें होगा ही होगा। तो एक के अतिरिक्त अन्य जो है हमने सार गुणनखंड निकाला। तो हमने क्या किया? हमने देखा यहाँ पर 5 p का एक गुणनखंड तो निकाल दिया, क्या है? 5। अब इसी प्रकार हम जो क्या कर देंगे कि 5 को जो है q का भी एक गुणनखंड मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए वो काम हम कैसे करते हैं। तो हमने क्या बोला? हमने ये बोलते हैं कि अर्थात जो 5 है वह जो है p का क्या है? एक गुणनखंड है। अब हम थोड़ा सा काम करेंगे, इस तरीका आप ध्यान में रखें। अब आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हमें देखो p का गुणनखंड निकालना है। p को मान लिया, यानी कि p का हमने 5 कह दिया कि जो है वो p का गुणनखंड है, तो हम q का निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, जिसका हमने निकाल दिया उसके जगह पर यानी कि p बराबर हम रख देंगे 5r रख देते हैं। r रखो, s रखो, t रखो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर वही संख्या रखेंगे जो ये है। √5 होगा तो 5 रखेंगे, √2 होगा तो 2 रखेंगे, √3 होगा तो 3 रखेंगे, √7 होगा तो 7 रखेंगे, √10 होगा तो 10 रखेंगे, √11 होगा तो 11 रखेंगे। ठीक होगी बात? r की जगह आप h भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप t भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या समीकरण 2 में p बराबर r रख दिया। अब देखिए आपने समीकरण 2 में p बराबर r रखा है, 5r रखा है, तो अब क्या मिल गया? आपको मिल गया q² बराबर 5r का स्क्वायर अपॉन कितना है? 5 है, विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास? q स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आपके पास कितना हो जाएगा? 25r² अपॉन 5। तो 5 से कैंसिल 5 टाइम, तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया q स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला आपको? आपको मिल गया 5r²। यहां से आप बोल सकते हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? q स्क्वायर अपॉन 5। ये होगी समीकरण 3। अब एक पल के लिए आप थोड़ी देर के लिए जो है इसको और इसको देखिए, यानी कि आपके पास जब p² अपॉन 5 था तो आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि जब p² है 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात 5p का एक गुणनखंड है। अब क्या हो गया है? अब p के प्लेस पे क्या आ गया? q² आ गया अपॉन 5। तो यही काम आप उसके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्योंकि जो q² है वह 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात 5p का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, वही चीज हम जो यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे क्योंकि q² 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात 5 q का एक गुणनखंड
खंड है। क्या है? गुणनखंड है। अब हमने यह काम कर दिया है कि 5 को जो है हमने जो है पी और क्यू का, यानी कि हमने क्या कह दिया कि 5 पी का भी गुणनखंड है और 5 जो है क्यू का भी गुण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अतः आप बोल देंगे कि पी व क्यू का, पी व क्यू का, चूंकि पी व क्यू का एक के अतिरिक्त, एक तो होगा ही होगा, एक के अतिरिक्त एक अन्य सार गुणनखंड 5 है। ठीक हो गया। जो ही हमने ऐसा बोला तो हमारी कल्पना क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा, है जो कि हमारी कल्पना का, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो हम क्या बोल देंगे? अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर, परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। आरी बात समझे? तो ये हमारा काम हो जाएगा। ये आपका तरीका है इस तरह क्वेश्चन करने का। कब? जब सिंगली आपके पास नंबर, जैसे √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, रूट आपके पास 8 है, रूट आपके पास 6 है, √10 है, √11, √12 है, √13 है। इस तरह के क्वेश्चन करने का हमारा ये तरीका है। तो कुछ नहीं करना है, पेपर के रूप में लिख सकते हैं, लिखना है आपने, लिख दिया या आपने सॉल्व किया, दोनों स्क्वायर किया, ऐसा किया। और यहाँ से आपने 2 लाइन ध्यान में रखनी है कि आपने क्या लिखना है। उसके बाद पी का आपने निकाल, पी की जगह पे आपने 5r रख देना है। जैसा होगा, √3 वाला होगा तो 3r रखेंगे, √2 वाला होगा 2r रखेंगे, √7 होगा तो 7r रखेंगे, ये रखेंगे। और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। फिर आपने लिखना है कि चूंकि पी वाई क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य सार गुणनखंड 5, क्योंकि 5 इसका भी गुणनखंड हो गया क्यू का भी, और 5 जब पी का गुणनखंड हो गया, इसका मतलब 5 जो है वह पी और क्यू के लिए कैसा गुणनखंड होगा? सार गुणनखंड। सार मतलब जो दोनों में होता है, कॉमन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हमारी कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना ये थी कि इसको हम पी अपॉन क्यू में लिखते हैं, तो इसका मतलब ये था कि पी और क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने 5 निकाल दिया, तो हमारी कल्पना क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो √5 है वह जो है एक परिमेय संख्या न होकर कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। अब आप जो है दूसरी टाइप के क्वेश्चन को देखिए। हम बात करते हैं कि हमने लिखा कि 2 + √3 और अगला इसके साथ बता रहा हूं आपको 2 - √3। आपने क्या करना है, क्या इसमें डिफरेंस रखना है वो आप देखिए। इसको भी हमने दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है, इसको भी हमने दिखाना है कि अपरिमेय संख्या। मैं इन दोनों का साथ साथ लेके चलता हूं तो आपको जो है थोड़ा आसानी समझ में आएगा कि आपको दिखाना है कि 2 + √3 और 2 - √3 दोनों आपके पास जो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आपको जो है दिखानी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? पहला काम वही होगा कि दोनों अपरिमेय संख्या, तो क्या करोगे आप? पी अपॉन क्यू ले, तो आप क्या होगा? आप ये मान के चलोगे, आप ये कहोगे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। यही लाइन आप उसमें लिखोगे, मैं दोनों में नहीं लिखूंगा, बार बार सिर्फ एक पे समझा रहा हूं, दूसरे में क्या करोगे वो बता रहा हूं। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अर्थात क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि 2 + √3 इसको क्या कहेंगे आप? P अपॉन Q।
क्या कहेंगे आप, P अपॉन Q। ठीक, ये हो गया। अब इसको हमने P अपॉन Q कह दिया है, तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप जो है जो रूट वाला पार्ट, जो अपर में पार्ट है, उसको आपने हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, और लेफ्ट साइड में रखने के साथ साथ उसको आपने हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रखना है। दो बात मैंने बोली। नंबर एक बात कि आप उसको चाहे लेफ्ट रखें चाहे राइट रखें, कहीं भी रख सकते हैं, लेफ्ट या राइट साइड किसी एक साइड पे रखेंगे, उसको सिंगली उसको रखेंगे सिर्फ रूट वाले पोर्शन को, और बाकी सारे नंबर जो आप दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे। और जब आप रूट वाले पोर्शन को एक और रखेंगे, चाहे लेफ्ट रखें चाहे राइट, उसको हमेशा आप जो है पॉजिटिव साइन के साथ रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ये रूट थ्री यहाँ पर तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, तो रूट थ्री इसको क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा P अपॉन Q माइनस 2। अब यहां पर देखिए, ये काम आपने किया, ये पहली दो लाइन आप ऐसे लिखेंगे, तो आप फिर क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 2 माइनस रूट थ्री क्या लिखेंगे आप, P बाई Q। अब इसमें देखिए, अगर आप अंडर रूट थ्री को यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव फॉर्म में रह जाएगा। तो आप क्या करें, आप इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ पक्षांतर करना आप अच्छे, इसको यहाँ भेजो और इसको यहाँ, यानी कि 2 माइनस P अपॉन Q इक्वल टू रूट थ्री। इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि रूट थ्री इक्वल टू 2 माइनस P अपॉन Q। क्लियर हो गया, बात क्लियर, ठीक हो गया। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आप इस साइड देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए कि P अपॉन Q क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है, और 2b क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है। और आपको क्या पता, आपको ये पता है कि अगर मेरे पास एक परिमेय संख्या है और मेरे पास दूसरी परिमेय संख्या है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं या इन दोनों का मैं अंतर करता हूं, तो इसका जो मुझे परिमाण मिलेगा या परिणाम जो मुझे मिलेगा, वो हमेशा जो है क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, 2b एक परिमेय संख्या है, अगर मैं इन दोनों को घटा रहा हूं तो मुझे इसका जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये लिखूंगा, चूंकि क्या लिखूंगा, P अपॉन Q तथा 2, P अपॉन Q तथा 2 दोनों, इस लाइन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, अतः इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या ही होगी। अर्थात क्या कहेंगे हम, अर्थात ये बोल सकते हैं कि जो P अपॉन Q माइनस 2 इक्वल टू मिलेगा, हमें कोई ना कोई क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ, इसको मैं समीकरण 2 बोल देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, अंडर रूट 3 इक्वल टू, क्या लिख दिया मैंने इसकी जगह, बराबर क्या लिख दूंगा, परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडर रूट 3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने किया था, हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि जो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है, वो सब क्या होती हैं, एक अपरिमेय संख्या होती है, और वो हम प्रूव कर चुके हैं। यानी कि वो जो हमारे पास जो अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या अंडर रूट 5 है, वो क्या हुआ, एक टाइप से जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, यूनिवर्सल की, ये बोल सकते हैं कि यह जो अब सर्वमान्य हो गया है कि क्या, कि जो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज यहाँ पर हम लिख देंगे, परंतु यह सर्वविदित है कि, क्योंकि तो हमने प्रूव भी कर दिया है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना, यहाँ पर भी हमारी कल्पना का विरोधाभास हो गया, जो कि हमारी
कल्पना का विरोधाभास है, अतः क्या लिखेंगे आप इस पूरे को, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है या होगी, इति सिद्धम। ठीक हो जाएगा। और यही काम आपने हूबहू यहाँ पर भी कर देना है। अब यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, आप भी लिखेंगे 2 और p/q दोनों क्या हैं, परिमेय संख्या है, अतः इनका अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। तो ये काम करके सेम काम आपने यहाँ पर भी कर देना और लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः 2 - √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमेशा उसका जो उत्तर मिलेगा हमें कैसा मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग पे रखेंगे। ठीक है। भाग करने में कभी कभार हमें जो अपरिमेय भी मिल जाएगा, लेकिन बाकी गुणा करने पर, इस पर करने पर हमें जो है क्या मिलेगा, हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग पे रखेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट टाइप केस करते हैं। आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आज 1.3 आपकी खत्म कर देते हैं, कल 1.4 आपकी खत्म कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर है वह जो है मैथ्स का आपका समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो हमने ले लिया कि 2√3/5 और एक में ले रहा हूं आपका, ये दोनों केस बता रहा हूं और इसके साथ साथ सारे केस लगभग खत्म हो गए। ठीक है। और आपके पास अगला मैंने ले लिया कि 1/√3। पहला काम सब हमने वही करना है, क्या, चाहे इसमें हो चाहे उस वाले क्वेश्चन में हो, वही लिखेंगे कि माना 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अर्थात क्या करेंगे आप, 2√3/5 इसको क्या लिखा आपने, p/q। अब क्या करेंगे, इस √3 को आप हमेशा इस ओर रखेंगे और बाकी चीजों को आप उलट देंगे। तो ये यहाँ भाग में है तो यहाँ जाके गुणा में चले जाएगा, ये गुणा में था यहाँ एक चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, और p/q यहाँ पर जो है ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए p/q ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है और 5/2 भी क्या है, अपने आप में एक परिमेय संख्या है, और दोनों परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। तो आप लिखेंगे क्योंकि 5/2 तथा p/q दोनों परिमेय संख्याएं हैं, अतः राइटिंग पे ध्यान में दीजिएगा, अतः इनका गुणनफल, बोल रहा हूं इसलिए आप थोड़ा सा कहीं पर गलती से लिखिएगा, अतः इनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होगा, अर्थात क्या करेंगे आप, अर्थात आप लिखेंगे 5/2 इंटू p/q बराबर आप लिख देंगे परिमेय संख्या। फिर से वही, इसको समीकरण 1 बोलिए, इसको समीकरण 2 बोलिए, आप फिर वही करेंगे समीकरण 1 व 2 से।
1 व 2 से। क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से? आप बोल सकते हैं कि √3 बराबर क्या लिखेंगे आप? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप ये लिखेंगे परंतु जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन लिखा था, परंतु यह सर्वविदित है, यह सर्वविदित है कि क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, अतः क्या 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह आपका प्रूफ हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे? ये वाला क्वेश्चन आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें अगर मैं सिंपली इसको आपने P/Q के रूप में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको Q क्या मिल गया? √3। अब आप इससे पहले केस में क्या करेंगे? अब आप इसके दोनों ओर वर्ग करेंगे, फिर वही P का गुणनखंड निकालेंगे, क्यों गुणन वही काम जैसा पहले क्वेश्चन में किया था वैसा आप नहीं करना है। तो ये लगभग हमारे पास जो है लगभग सारे केस आ गए। तो अब आप जो है जो आपके पास एक्सरसाइज 1.3 है उसको आप बनाएंगे, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप उस क्वेश्चन के लिए बोल देंगे, आपको क्वेश्चन जो है फिर से बदल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपकी जो है 1.3 एक्सरसाइज खत्म हुई, तो कल जो है 1.4 एक्सरसाइज बनाएंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।